शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और अपने आगामी परीक्षा की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, सौर एकेडमी आज आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार एग्जाम की तैयारी के लिए विषय लेकर आया हुआ है और नाम है आपका नेट जेआरएफ, जीआईसी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी। इन सब एग्जामों के लिए अब आप लोगों को सौर एकेडमी में समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र अर्थात की सिविक्स और इतिहास पर आपको क्लासेस मिलेंगे और वह भी क्लासेस फ्री बिल्कुल फ्री मिलेंगे। राइट दोस्तों, यह इसलिए किया गया, अभी कल के डेट में टीजीटी का रिजल्ट आया, कई स्टूडेंट जो है चयनित हुए और कुछ लोग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कुछ कमियों की वजह से कुछ लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया, कुछ कारणवश नहीं हो पाए, तो प्रतिस्पर्धाएं जो है वह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और दोस्तों, अब आपके एग्जाम जो है सब धीरे धीरे जल्द से जल्द नजदीक आ रहे हैं। बस आप अपनी तैयारी को बहुत ही सुदृढ़ तरीके से अगर करेंगे तो सफलता आपके हाथ में होगी। इस उद्देश्य से आप तैयारी करिए कि एक सीट उसमें मेरा है और मैं उसे लेकर रहूंगा। राइट, एक सीट मेरा, एक सीट मेरा। और कभी भी परेशान हो तो बोलो हु इज द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, हु इज द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और इसी के संघर्ष के साथ आप आगे बढ़ें और दोस्तों जरूर आप सफल होंगे, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूं। जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो अपने जो टॉपिक पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करता है और उस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू हल करता है, वह नेट जेआरएफ, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी में सफलता अर्जित करेगा, ये मेरा वादा है। राइट दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए देखिए समाजशास्त्र मैं ही पढ़ाऊंगा। समाजशास्त्र आप लोगों के लिए, पीजीटी के लिए, नेट जेआरएफ के लिए आप लोगों को मैं एमसीक्यू कराऊंगा और यह क्लासेस आप लोगों का बहुत जल्द, मतलब कल या परसों से यह भी स्टार्ट हो जाएगा। राइट, मैं राजनीति शास्त्र पे आज से क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। किस पर? राजनीति शास्त्र, सिविक्स पर। ठीक है, तो ये जो समाज शास्त्र के विद्यार्थी होंगे वो समाज शास्त्र का देखेंगे, जो राजनीति शास्त्र या सिविक्स के हैं, सामाजिक विज्ञान के, वो क्लासेस देखेंगे। ठीक है, तो यह आप लोगों के लिए क्लासेस बिल्कुल समर्पित है। 2021-22 और महामैराथन करके अध्यावार मतलब कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू होंगे समाज शास्त्र में और ऐसे ही आपके राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र में। राइट, और यह क्लासेस नेट जेआरएफ की जो तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी प्रवक्ता, जो असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी के लिए कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायी और अंकदायी होगा और यह बिल्कुल फ्री रहेगा। महामैराथन आपका रहेगा और टाइम जो क्लासेस की 4 PM पर आप लोगों के क्लासेस मिलेंगे। देखिए, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता है सौर एकेडमी कि आप लोग प्लीज, मुझे पता है मेरे साथ जुड़ने वाले मेरे क्लासेस को देखने के बाद शेयर जरूर करेंगे। दम लगा दीजिए शेयर करने में, हर जगह, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, स्टेटस, चारों तरफ शेयर करके आप हमारे सौर एकेडमी के लिए आप सब्सक्राइबर बढ़ाएं। लाइक शेयर ढेर सारी मात्रा में करें। जो अब मुझसे नए विद्यार्थी जुड़ने वाले हैं, पीजीटी, नेट जेआरएफ की तैयारी जो कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी प्रवक्ता की, वो सभी लोग कम से कम नसीब तो आप लोग हजारों सब्सक्राइबर लाकर दे दीजिए, अपने घर मोबाइल से हो चाहे जहां से, खूब सब्सक्राइबर बढ़ाइए। बस आप इतना कर दीजिए, बाकी मेरा काम है। मैं आपको क्लासेस लगातार, देखिए आपके राजनीति शास्त्र पे सप्ताह में 3 क्लासेस मिल ही जाएंगे, समाज शास्त्र पे ऐसे मिल जाएंगे तो उसका, और इतिहास पर सत्यम सर आप लोगों को एमसीक्यू कराएंगे। नेट जेआरएफ, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी के लिए सत्यम सर कराएंगे और उसका आप लोग लाभ लीजिए। ठीक है, वह भी चैप्टर वाइज अध्यावार एमसीक्यू रहेगा। तो चल अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। राजनीति शास्त्र का एमसीक्यू आप लोगों का स्टार्ट होता है अब। हर क्वेश्चन पे आपको कुछ ही समय, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आप प्रश्न को कमेंट बॉक्स में तुरंत जवाब दीजिएगा, टाइम न लगाइएगा। जवाब देने के बाद आप लोगों का
कमेंट बॉक्स में, जब क्लास खत्म होगी कमेंट बॉक्स में जो मेन क्लासेस का कमेंट होता है वहां पर आप बता दीजिएगा मैं इस क्वेश्चन में इतने सही किया इतने गलत किया, ईमानदारी से, ठीक है। चल अब दोस्तों आपके बीच में फर्स्ट प्रश्न आता है। फर्स्ट प्रश्न है, राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किसने किया? किसका? राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किसने किया? ए कार्ल मार्क्स, बी एंजल्स, सी लेनिन, डी उपरोक्त सभी। आपके बीच में प्रश्न आ गया है राजनीति शास्त्र पर। प्रश्न क्या है? राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किसने किया? आपका जो चैप्टर इस वक्त चलने वाला है राज्य पर चल रहा है, ठीक है। इनसे संबंधित सभी प्रश्न सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर राज्य। तो प्रश्न पहला है, राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किसने किया? कार्ल मार्क्स, एंजल्स, लेनिन की उपरोक्त सभी। सभी लोग जवाब दे, सभी लोग कमेंट करके जवाब दे, सभी लोग कमेंट करके जवाब दे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके बीच में, सभी लोग जवाब दे, राइट। सभी लोग एकदम अच्छे तरीके से जुनून में लग जाइए। ए बिकम ए गोल एंड हिट द गोल। हमने लक्ष्य बनाया है नेट जेआरएफ या पीजीटी जेआईसी प्रवक्ता, ये एग्जाम अब हम अपने मुट्ठी में करेंगे। बस इसी सामर्थ्य के साथ आगे बढ़िए, आप जरूर सफल होंगे। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, टाइम आप लोगों का ओवर होने वाला है। सभी लोगों ने कमेंट भी कर दिया है। चलिए आप लोग कमेंट कर दिए हैं, अब हम आपको जवाब देता हूं, ठीक है। जवाब दिया जाए। चलिए टाइम ओवर। तो दोस्तों राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन आपके तीनों ने किया। कार्ल मार्क्स ने भी किया, आपके एंजल्स ने भी किया, आपके लेनिन साहब ने भी किया, ठीक है। लेनिन साहब ने भी किया। किसके? राज्य के वर्ग सिद्धांत का। राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन तीनों ने ही किया, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत कार्ल मार्क्स ने की। किसने किया इसकी शुरुआत? तो इसकी शुरुआत आपके किसने की? कार्ल मार्क्स साहब ने की, ठीक है। याद रखिएगा राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन इसमें कार्ल मार्क्स ने भी किया, एंजल्स ने भी किया, लेनिन ने भी किया। तो आपका जवाब हुआ सही डी, उपरोक्त सभी। लेकिन इसकी शुरुआत कार्ल मार्क्स ने की जिसमें बुजुर्वा वर्ग, जिसमें बुर्जुआ वर्ग का सर्वहारा वर्ग के बीच की क्रांति में बात की। सर्वहारा वर्ग के बीच की क्रांति की बात की। याद कर लीजिए, ठीक है। तो राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किसने किया? तो इसमें डी, कार्ल मार्क्स, एंजल्स, लेनिन साहब तीनों ने। लेकिन कार्ल मार्क्स ने इसकी सर्वप्रथम शुरुआत की जिसमें उन्होंने बुर्जुआ वर्ग, अर्थात कि इसको हम पूंजीपति वर्ग कहते हैं, ठीक है। और आपके दूसरा सर्वहारा वर्ग अर्थात कि श्रमिक वर्ग, इन दोनों के बीच में क्रांति हुई क्योंकि पूंजीपति जो था वो अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित कर रहा था और उत्पादन पर अपना आधिपत्य रखा था, और श्रमिक वर्ग जो था सर्वहारा वर्ग वह सिर्फ अपने श्रम पर उसका मालिकाना हक था जिसमें उसका शोषण होता था, और इस शोषण के कारण वह इन बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ क्रांति किया, ठीक है। अब आपके बीच में दूसरा प्रश्न आता है, आप लोग जवाब दें। आपके बीच में दूसरा प्रश्न आ गया है, चलिए सभी लोग जवाब दें। कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? इसमें पूछा गया है कि इनमें से चार में से ऐसा कौन सा तत्व है जो राज्य की बहुत सर्वोच्च शक्ति के रूप माना जाता है। इसमें दिया गया है न्यायतंत्र, क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता। तो आप में से इनमें चार में से एक का विकल्प चयन करिए। सभी लोग करिए, स्टार्ट करिए,
सभी लोग स्टार्ट करिए, जवाब दीजिए। कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? न्यायतंत्र, क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता। टाइम 1 मिनट है, 1 मिनट में जवाब दे दिए, ठीक है, अन्यथा मैं तुरंत आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, मैं तब तक 1 मिनट का इंतजार करता हूं। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए तो दोस्तों टाइम आप लोगों का ओवर हो रहा है, सभी लोग कमेंट कर दीजिए। कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? न्यायतंत्र, क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता। सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग तेजी से तेजी कमेंट करें, ठीक है। टाइम आपका ओवर हो गया है और मैं जहां तक मानता हूं सभी लोग कमेंट कर दिए होंगे। टाइम का ड्यूरेशन आप लोग बता दीजिएगा कि कितना हम टाइम दे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में, थोड़ा आप लोग बता देंगे तो हमें भी पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं जहां तक लगता है कि सही टाइम दिया हूं, इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं आप लोग। चलिए तो दोस्तों आपका राज्य जो है वह 4 तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। राज्य एक अमूर्त संस्था है। कैसी संस्था है? अमूर्त। और राज्य जो है वह 4 तत्वों से मिलकर बना है। एक भूभाग, एक आपका जनसंख्या, एक आपका सरकार और एक आपका संप्रभुता, ठीक है। अब दोस्तों इसमें राज्य का मूर्त संस्था है, लेकिन राज्य का मूर्त रूप कौन है? तो राज्य का मूर्त रूप सरकार होता है, ठीक है, जो राज्य के निहित जो उद्देश्य एवं लक्ष्य है उनकी पूर्ति करता है। लेकिन दोस्तों मान लो कि इसमें आपका भूभाग हो, जनसंख्या हो, सरकार भी हो, ठीक है। जैसे आपके आजादी के पहले भारत, उसके पास भूभाग भी था, जनसंख्या भी था, सरकार भी था, लेकिन संप्रभुता नहीं थी, तो उसको हम राज्य नहीं कहे। तो एक राज्य के लिए चारों तत्व होना अनिवार्य है। कोई वैकल्पिक रूप से अगर मौजूद है तो उसको हम राज्य नहीं कहेंगे, कि भूभाग, जनसंख्या है, सरकार, संप्रभुता नहीं तो उसको हम राज्य नहीं कहेंगे। चारों तत्व अनिवार्य है, चारों तत्व होना अत्यंत आवश्यक है। अब दोस्तों इसमें संप्रभुता, संप्रभुता जो है वह बहुत जरूरी है। इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? संप्रभुता। संप्रभुता होना अत्यंत आवश्यक है। और संप्रभुता का अर्थ होता है कि अप्रतिबंधित प्राधिकार, अप्रतिबंधित प्राधिकार, या हम कहें स्वतंत्र विधायन करने में सक्षम, या हम दूसरे शब्दों में कहें स्वतंत्र विधायन करने में सक्षम। आपके ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, स्वतंत्र विधायन करने में सक्षम, या हम कहें कि आंतरिक एवं बाह्य रूप से हम क्या है? सर्वोच्च हैं। अर्थात कि आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए हम क्या है? स्वतंत्र हैं। अब देखिए इससे आप कई प्रश्न, हम आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं, कई प्रश्न आप हल कर सकते हैं। आंतरिक एवं बाह्य निर्णय के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, स्वतंत्र है। ये चीज आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अप्रतिबंधित प्राधिकार, स्वतंत्र विधायन करने में सक्षम, आंतरिक एवं बाह्य निर्णय के लिए स्वतंत्र, संप्रभुता का अर्थ है, राइट। और राज्य की सबसे सर्वोच्च शक्ति के रूप में इस संप्रभुता को माना जाता है, सर्वोच्च शक्ति, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सर्वोच्च शक्ति के रूप में किसको माना जा रहा है? राज्य को। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सर्वोच्च तत्व के रूप में संप्रभुता है। तो आपका न्यायतंत्र गलत, क्षेत्र गलत, जनसंख्या गलत, संप्रभुता इस प्रश्न का सही जवाब है। तो दूसरे का डी जवाब सही है। जिन लोगों ने सही जवाब दिया उनके लिए बहुत बहुत क्लैपिंग, वेरी नाइस, बहुत शानदार आपकी तैयारी चल रही है। तीसरे का जवाब आपको देना है और प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? इसमें प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? क्या बल सिद्धांत को ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है?
कि मात्र सत्तात्मक सिद्धांत को ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है, कि विकासवादी सिद्धांत को ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है, कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। आप लोगों से जो भी प्रश्न मैं चर्चा कर रहा हूं सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं और इन्हीं में से प्रश्न आएंगे। सभी प्रश्नों को मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि उनमें से जो भी प्रश्न आए आप हल कर पाने में सक्षम हो। मेरा उद्देश्य ही है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को सफलता दी जाए और जल्दी से जल्दी वह सब चयनित हो। मैं वैसे अधिकतर यूपीएससी में पढ़ाता हूं सिविल सर्विसेज के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम प्रगति पर है। कई विद्यार्थी हमसे बोल रहे थे कि सर आप पढ़ाएं, इस कारण मैं पढ़ाना स्टार्ट किया हूं आप लोगों के लिए। इसका लाभ उठाइए, आपको मैं सिलेक्शन दिला के रहूंगा, ये भी मेरा वादा है। कोई समस्या है तुरंत कमेंट करिए, मेरा नंबर अपने पास रखिए 9198120630 मेरा नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको मैं ग्रुप में जोड़ लूंगा 9198120630। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तीसरा प्रश्न आपके बीच में है, जल्दी से सभी लोग जवाब दें। तीसरा प्रश्न आपके बीच में है, सभी लोग जवाब दें। सभी लोग आपके बीच में तीसरा प्रश्न है, आप सभी लोग जवाब दीजिए। एकदम मजबूती के साथ आप कार्य करिए और ये जान लीजिए कि जिस सपने को आपने देखा है वो सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़िए। साकार करने के लिए, जैसे बोलता है बाहुबली में, मैं हूं अमरेंद्र बाहुबली, तो उसी बाहुबल के साथ अपने मानसिक विवेक का प्रयोग करते हुए लग जाइए। ये अब आपका ही एग्जाम है, एक सेट आपका है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? अब इस प्रश्न का मैं जवाब देता हूं और तीसरे प्रश्न का सही जवाब है आप लोगों का, काफी लोगों ने जवाब दिया है, अब मैं जवाब दे रहा हूं। तीसरे प्रश्न का सही जवाब है तीसरे का सी, विकासवादी सिद्धांत। बल सिद्धांत नहीं, मात्र सत्तात्मक नहीं, दैवी नहीं। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, राज्य के उत्पत्ति का, जो राज्य के उत्पत्ति है उस उत्पत्ति का ऐतिहासिक, या इसे हम विकासवादी सिद्धांत कहते हैं, ऐतिहासिक या विकासवादी ऐतिहासिक या राज्य के उत्पत्ति का ऐतिहासिक या व, ठीक है। तो राज्य के उत्पत्ति का ऐतिहासिक व, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, थोड़ा वो प्रश्न आप लोगों के बीच से चला गया है, तो आप लोग चिंता न करिए, मैं इसको समझा देता हूं। थोड़ा प्रश्न आपके बीच से चला गया है, कोई दिक्कत नहीं, उसका जवाब आप लोगों को दे ही दिया हूं। थोड़ा मैं गलत बटन दबा दिया, तो देखिए, तो राज्य के उत्पत्ति का ऐतिहासिक व विकासवादी सिद्धांत राज्य के अन्य संस्थाओं, राज्य के अन्य, राज्य के मानव संस्थाओं, जो मानव रहते हैं, राज्य के मानव संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम माना जाता है। ये नोट कर लीजिए, ऐतिहासिक विकास का परिणाम माना जाता है। यह राज्य के उत्पत्ति का, राज्य के उत्पत्ति का आधुनिकता तथा सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत है, ये भी नोट कर लीजिएगा।
उपयुक्त सिद्धांत है, नोट कर लीजिएगा, यह राज्य की उत्पत्ति का आधुनिकता तथा सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत है, ये भी नोट कर लीजिएगा। और विकासवादी सिद्धांत जो है वह राज्य की उत्पत्ति को न तो एक निश्चित समय में हुई और न एक विशेष कारण से। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए उस प्रश्न का, ठीक है, सभी लोग ले लीजिए। तो राज्य के उत्पत्ति का ये चीज आप लोग जो प्रश्न था उससे संबंधित चीजें जान गए, ठीक है, तो आप लोग इस चीज को जानते रहिए, ठीक है। तो राज्य के उत्पत्ति का जो आपका ऐतिहासिक व विकासवादी सिद्धांत है, राज्य के मानव संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, ठीक है। यह राज्य की उत्पत्ति का आधुनिकता तथा सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत माना जाता है। विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को न तो एक निश्चित समय में मानता है और न एक विशेष कारण से, ठीक है, कि राज्य की उत्पत्ति को न तो एक निश्चित समय में हुई और न एक विशेष कारण से, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अब आपके बीच में नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इसका जवाब आप सभी लोग दे सकते हो, देखते हैं कौन देता है, ठीक है। जनसंख्या, धर्म, भूभाग, संप्रभुता, मैं बता चुका हूं, इसमें ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, जल्दी से सभी लोग बताएं, ठीक है, सभी लोग बताएं, कमेंट करें चौथे प्रश्न का, निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? सभी लोग जवाब दें, ठीक है, सभी लोग जवाब दें, इस प्रश्न का सभी लोग जवाब दें। निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? जनसंख्या की, धर्म की, भूभाग की, संप्रभुता, सभी लोग जवाब दें, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दें, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपका जवाब आ जाना चाहिए, ठीक है, सभी लोग जवाब दें जल्द से जल्द, बहुत इजी प्रश्न है और आप लोग जवाब दें, ठीक है, सभी लोग जवाब दें, चलिए सभी लोग जवाब दें। निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? मैं अब सॉल्व करता हूं, बहुत इजी प्रश्न है। इसमें से आपको मैंने बताया कि राज्य के 4 तत्व हैं, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। अब इसमें देखिए कौन नहीं है? धर्म नहीं है, इस कारण ये नहीं है, आपका बी ऑप्शन सही, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? तो चौथे का बी जवाब बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, 5वां प्रश्न आपके बीच में आ गया है, राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और अभी मैं आपको बताऊंगा भी। राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? स्विस कैंटनों का, पेरिस नगर का, यूनानी नगरों का, फ्रांसीसी नगरों का? जल्दी से जवाब दीजिए, सभी लोग मेहनत करिए, सभी लोग एकदम हम है। चलिए, राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य जल्दी से बताएं, सभी लोग जल्दी से बताएं, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए जल्दी से बताएं सभी लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोगों के पास टाइम है, बस बहुत जल्दी मैं इस प्रश्न को सॉल्व करने जा रहा हूं। आप लोग अपने चीजों को बता दें। आज पीजीटी पे ऑफलाइन में मैं पढ़ाता था, पीजीटी पर ऑनलाइन में मेरा फर्स्ट क्लास है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि कितना आप लोगों को एमसीक्यू में टाइम दे, कितना आप लोगों को क्या चीजें रफ्तार में चले, सब चीजें अपना कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। चलिए
राज्य ही नगर था और चर्च भी। अब बाकी किस व्यवस्था का विवरण देता है। चलिए अब मैं आता हूं। तो दोस्तों क्या था, चलिए अब आप लोग कमेंट करते रहिएगा, हम तब तक समझा दे, ठीक है। तो दोस्तों क्या था, प्राचीन यूनानी ठीक है, प्राचीन यूनानी यह मानते थे कि राज्य जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आता है। ये प्राचीन यूनानी मानते थे, अस्तित्व में आता है। और सदजीवन की, अच्छे जीवन जिसको कहते हैं, तो सदजीवन और में आता है, और सदजीवन की सिद्ध के लिए बना रहता है। चूंकि उस समय जब प्राचीन यूनान का समय था, चूंकि उस समय वह राज्य और चर्च की संस्था, और चर्च जो था भिन्न संस्था नहीं, कि यह कोई अलग अलग था। उस समय राज्य और चर्च जो था वह भिन्न संस्था नहीं थी, मतलब कि राज्य भी नगर था और चर्च भी, ठीक है। तो राज्य नगर था और चर्च भी, तो इसीलिए यह कॉन्सेप्ट प्रचलित हुआ कि राज्य ही नगर था और चर्च भी। सभी को क्लियर हो गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब सी। सभी को क्लियर हो गया? कहीं पर कोई दिक्कत? तो प्राचीन यूनानी यह मानते कि राज्य जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे अस्तित्व में है, राज्य हमारे जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जन्म हुआ, और सदजीवन की सिद्ध के लिए वह बना रहता है, ताकि हमेशा अच्छा जीवन हमको मिलता रहे। तो उस समय वह राज्य और चर्च में भिन्न संस्था नहीं थी, तो इस कारण यह प्रचलित था। पांचवा, ठीक है। अब आते हैं छठवें प्रश्न की ओर। छठवें प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा ऐसा विद्वान जो निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता। लास्की थे कि गार्नर थे कि गैटिल थे कि सीले थे? हमने छठवां प्रश्न छोड़ दिया क्या? छठवां प्रश्न छूट गया था। चलिए, सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, ठीक है। प्रश्न पढ़ते हैं। सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है? गार्नर ने दिया था कि मिंडिक्स ने दिया था कि ब्लंसली ने दिया था कि लीकॉक ने दिया था? राइट, आपके बीच में बहुत अच्छा प्रश्न है। सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की क्या करता है? पूर्ति करता है। यह कथन किसका है? गार्नर का है कि मिडिंग्स का है कि ब्लंसली का है कि लीकॉक का है? जवाब दीजिए, आपके पास टाइम है। चलिए जल्दी सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, आपके पास समय है। सभी लोग एकदम चैतन्यता के साथ जवाब दीजिए, एकदम तगड़े से, ठीक है। जल्दी से जल्दी सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग तेजी से तेजी कमेंट करें। सभी लोग टाइम न लें, जल्दी से जल्दी कमेंट करें बस, ठीक है। चलिए, सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है? यह कथन के विषय में बताना है किसने दिया है, ठीक है। क्या गार्नर साहब थे कि मिडिंग्स थे कि ब्लंसली थे कि लीकॉक? टाइम आपका ओवर होने वाला है, मैं जल्द से जल्द आप लोग क्लियर कर दे तो हम आगे बताएं। चलिए जल्दी से जल्दी क्लियर कर दीजिए तो मैं आगे बताऊं। गार्नर, मिडिंग्स, ब्लंसली की लीकॉक?
सभी लोग जवाब दें। चलिए अब मैं इस प्रश्न का आप लोगों को जवाब देता हूं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है आपका गार्नर तो बिल्कुल नहीं, मेडिंग्स भी बिल्कुल नहीं, ब्लंसली भी नहीं, बचे कौन? लीकॉक। दोस्तों सीले के विषय में आप लोग नाम सुने होंगे, सीले तथा लीकॉक, ठीक है, कौन? लीकॉक, सीले तथा लीकॉक। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान, सीले तथा लीकॉक करना है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान केवल किसका अध्ययन? कमेंट करिए। सरकार का अध्ययन। अब यहां पर लीकॉक कहते हैं, लीकॉक का कहना है राज्य जो है वह अमूर्त, ठीक है, राज्य अमूर्त और सरकार ही राज्य का व्यवहारिक एवं मूर्त रूप में प्रतिनिधि है। व्यवहारिक एवं मूर्त रूप में प्रतिनिधि है। ऐसा किसका कहना है? ऐसा मूर्त रूप में प्रतिनिधि है। ऐसा किसका कहना है? ऐसा लीकॉक का कहना है। और जो गार्नर और ब्लंसली है, कौन? गार्नर और ब्लंसली, गार्नर और ब्लंसली नाम सुने होंगे, गार्नर और ब्लंसली। तो दोस्तों गार्नर और ब्लंसली जो थे वो राज्य के अध्ययन पर बल, किस पर? राज्य के अध्ययन पर ये क्या करते थे? बल देते थे। और सरकार को राज्य के हितों की पूर्ति का साधन मानते थे। राज्य के हितों की पूर्ति का साधन। नोट कर लीजिए, आपके प्रश्न नेट जेआरएफ हर जगह पूछा गया है और आता भी रहेगा, ठीक है। तो सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है? तो सीले तथा लीकॉक ने क्या कहा कि देखिए परंपरागत राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन, और लीकॉक का कहना है कि राज्य अमूर्त है और सरकार ही राज्य के व्यवहारिक एवं मूर्त रूप में प्रतिनिधि है। तो सरकार राज्य का अभिव्यक्त और यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है, राइट। ये लीकॉक के कथन से स्पष्ट हुआ। गार्नर ब्लंसली का कहना है कि राज्य के अध्ययन पर बल। ये गार्नर और ब्लंसली जो थे वो किस पर बल देते थे? राज्य के अध्ययन पर बल। सरकार को राज्य के हितों की पूर्ति का वो सिर्फ साधन मानते थे। कौन? गार्नर और ब्लंसली। ये क्या मानते थे कि ये गार्नर और ब्लंसली राज्य के अध्ययन पर बल दिए और सरकार को राज्य के हितों की पूर्ति का साधन माने, तो गार्नर और ब्लंसली होंगे नहीं। लेकिन लीकॉक का कहना है कि राज्य अमूर्त है। लीकॉक का कहना है कि राज्य क्या है? अमूर्त है। ये अमूर्त है, लेकिन राज्य के कुछ निहित लक्ष्य एवं उद्देश्य है। उन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति का कार्य सरकार मूर्त रूप, जो व्यवहारिक रूप है, वह करता है। तो इस कथन का सही जवाब लीकॉक। तो छठवें का डी सही जवाब है। चलिए सातवां प्रश्न अब आपके बीच में आता है। चलिए, निम्न में से कौन विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? ठीक है, बहुत प्रश्न को देखिए, कोई भी प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, नहीं और जहां आ जाए वहां पे थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए। ऐसे क्या बोला गया? नहीं, ताकि आपके मन मस्तिष्क से हटे। सिंपल तरीके से ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है?
कौन, लास्की है कि गार्नर है कि गैटिल है कि सीले हैं? 7वें प्रश्न का आप जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब दें। सभी लोग जवाब दें, ठीक है। सभी लोगों का इस प्रश्न का जवाब आना चाहिए। ठीक है, सभी लोग जवाब दें। सभी लोगों के पास टाइम है, जल्दी से जल्दी जवाब दें। आप लोगों को मैं अभी कुछ चीजें बताया हूं, उससे भी आप बता सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। देखते हैं आपके विवेक किस प्रकार कार्य करते हैं, ठीक है। देखते हैं तो आप लोग देखते हैं जवाब क्या देते हैं, ठीक है। तो चलिए, टाइम अब आपका ओवर हो रहा है। अब मैं इस प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा, ठीक है। तो मैं इस प्रश्न का जवाब देता हूं कि निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व तो नहीं मानता, तो वो है आपके सीले साहब, ठीक है। 7वें का बी जवाब सही है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब पिछले प्रश्न में ध्यान दिए होंगे तो सीले और लिकॉक ने क्या कहा था। सीले और लिकॉक ने कुछ आपको बताया था, यहां पर बताया था कि परंपरागत राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन, ठीक है। यहां पर सरकार का और राज्य को अमूर्त, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने ये चीज कहा कि निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व तो सीले साहब नहीं मानते हैं। यहां पर कुछ अगर आपको पॉइंट नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, मैं नोट करवा देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम दे सके। चलिए, तो आप लोगों को ये चीज पता चल गया कि कौन सा निश्चित भूभाग राज्य का अनिवार्य तत्व तो नहीं माना। दोस्तों, कुछ विद्वान भूभाग को, कुछ विद्वान क्या भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं, राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। अब आपका चाहे जैसे पूछे आप कर लेंगे, आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। उसमें से दोस्तों आपके कौन है, जैसे अगर आपसे पूछे तो सीले का पहले नाम लिख लीजिए, सीले। एक आप नाम सुने होंगे राजनीति विज्ञान में, डुगवी, तो डुगवी भी है उसमें। और आप विलोबी का नाम सुने होंगे, विलोबी। और आप नाम सुने होंगे लियोन, सनी लियोनी नहीं, लियोन, ठीक है। कुछ लोग खुश हो जाएंगे कि अरे सनी लियोनी तो यहाँ पे आ गई, तो लियोन, ठीक है, लियोन। ये वो सनी लियोनी नहीं है, लियोन है, तो याद रखिएगा, लियोन और आदि हैं, ठीक है। तो ये जो है विद्वान भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व बिल्कुल भी नहीं मानते, ये चीज आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? बहुत शानदार प्रश्न आपके बीच में कर सकते हैं। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? क्या अरस्तु ने किया, क्या मार्क्स ने किया, क्या लॉक ने किया, क्या ग्रीन ने किया? आपके बीच में 4 विकल्प है, इन 4 में से एक विकल्प का चुनाव करिए, ठीक है। 8वां प्रश्न का देखते हैं जवाब कौन देता है। चलिए, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु ने किया कि मार्क्स ने किया कि लॉक ने किया कि आपके चौथे विद्वान है ग्रीन, ठीक है। सभी लोग जवाब दें, सभी लोग जवाब दें। मजा आ रहा है? आप लोग कमेंट करें। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो क्लासेस, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से सभी लोग कमेंट करें। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु ने किया कि कार्ल मार्क्स ने किया कि लॉक ने किया कि ग्रीन ने किया, ठीक है।
तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, आप लोगों का टाइम ओवर हो रहा है, सभी लोग कमेंट कर दीजिए। आप लोगों को मैं टाइम देते चल रहा हूं, आप लोग करते चलिए और मैं टाइम देखता चल रहा हूं। तो अब जवाब खत्म होता है, अब मैं देता हूं। तो दोस्तों राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम आपके विद्वान है वो है अरस्तु। अरस्तु जो है उन्होंने राज्यों को सर्वप्रथम वर्गीकरण किया, और कितने आधार पे? तो अरस्तु साहब ने राज्यों को 2 आधारों पर वर्गीकृत किया। अरस्तु ने 2 आधार पर क्या किया? राज्यों को वर्गीकरण किया। याद रखिए 2 आधार पर। पहला क्या था? पहला था संख्या के आधार पर। नोट कर लीजिए, पहला संख्या के आधार पर, याद रखिएगा। अर्थात कि पहला संख्या के आधार पर, अर्थात कि प्रमुख शक्ति कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, किया जाता है। तो पहले आधार पर शक्ति के आधार पर, और दूसरा नैतिक आधार पर। ठीक है, नैतिक आधार पर। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, पूछा भी गया है और पूछा जाएगा। अर्थात कि शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है, व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है। और दोस्तों अरस्तु ने अपने वर्गीकरण में, जो अरस्तु हैं उन्होंने अपने वर्गीकरण में पोलिटी को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था में शामिल किया। शासन व्यवस्था में शामिल किया। याद रखिए, ठीक है। जिसके लिए वर्तमान समय में अब क्या शब्द यूज होता है? प्रजातंत्र। ठीक है, जिसके लिए वर्तमान समय में क्या होता है? प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है इस पॉलिटी के लिए। ठीक है, आपसे हो सकता है पूछ ले तो आप कर ले। ठीक है, तो इन्होंने 2 आधार पर वर्गीकृत किया, एक संख्या के आधार पर, क्योंकि उस वक्त प्रमुख शक्ति कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाता है ये पता, और दूसरा नैतिक आधार पर, अर्थात शासन करने वाले व्यक्तियों का आखिरकार लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। और अपने वर्गीकरण में पॉलिटी को सबसे शासन व्यवस्था में शामिल किए, जो वर्तमान समय में प्रजातंत्र के रूप में आप देखते हैं। तो अरस्तु इस प्रश्न का सही जवाब, 8वें का ए जवाब बिल्कुल सही। आइए अब 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां बहुत शानदार प्रश्न है। निम्न में से कौन सा राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? बहुत शानदार प्रश्न है 9वां। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? सरकार की संप्रभुता, की भूभाग, की कानून। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए 9वें प्रश्न का। बहुत शानदार प्रश्न है, और यहाँ पर एक पॉइंट आपको लिखा देंगे जो कि आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। चलिए सभी लोग जवाब दें। बहुत इजी प्रश्न है, टाइम नहीं लूंगा। निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? सरकार की संप्रभुता, की भूभाग, की कानून। प्रश्न आपके बीच में है कि सरकार की संप्रभुता, की भूभाग, की कानून। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए 9वें प्रश्न का। सभी लोग जवाब दीजिए 9वें प्रश्न का। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए दोस्तों, अब आप लोग कमेंट कर चुके हैं, टाइम भी आपका बढ़ रहा है, तो मैं अब जवाब देना चाहूंगा। देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? फिर से, राज्य 4 तत्वों से मिलकर बना है। भूभाग,
जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। और इसमें आपका सरकार है, संप्रभुता है, भूभाग है, कानून नहीं है, तो डी ऑप्शन सही, क्योंकि नहीं पूछा गया है। ठीक है, और दोस्तों ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। दोस्तों संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया? तो जीन बोधा, ये याद रखना पहली चीज, जीन बोधा, ये याद रखना। और उनकी एक पुस्तक है, उसी पुस्तक में इन्होंने किया था, उस पुस्तक का नाम है डी रिपब्लिका, ये याद रखना, ये आपसे प्रश्न पूछ लेगा। डी रिपब्लिका, और कब? 1576 में। ठीक है, ये याद रखना, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो दोस्तों राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट, राज्य से संबंधित अब कहीं भी कंफ्यूजन न होना, राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट तत्व संप्रभुता मानी जाती है, ये अमूर्त है, ये आपका सरकार मूर्त है, रूप है, और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चारों तत्व अनिवार्य है। जब तक चारों तत्व एक साथ नहीं रहेंगे तब तक हम राज्य को नहीं कहेंगे। कोई तीन है और ये नहीं है तो भी राज्य नहीं कहेंगे। जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता और भूभाग न हो तो भी राज्य नहीं कहेंगे। तो राज्य के लिए चारों तत्व अनिवार्य है। संप्रभुता शब्द को सर्वप्रथम जीन बोधा ने प्रयोग किया। डी रिपब्लिका जो पुस्तक है उसी में उन्होंने संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया सन 1576 में। और संप्रभुता का तात्पर्य यह हुआ कि आंतरिक एवं बाह्य रूप से अब हम सर्वोच्च हैं, आंतरिक एवं बाह्य रूप से हम स्वतंत्र निर्णय, स्वतंत्र विधान करने में सक्षम है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आपके बीच में 10वां प्रश्न आ रहा है। दोस्तों ये मेरा समाजशास्त्र जो यूपीएससी के लिए आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या अन्य स्टेट पीएससी का, जहां पर समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय है, तो ये मेरा वैकल्पिक विषय पर एक बैच स्टार्ट हुआ है। उस बैच का फीस 15,000 है। किसी को कोई दिक्कत होता है तो मेरे कांटेक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 8004020005। कोई आप में भी भाई या बंधु बहन या कोई भी हो एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। 15,000 फीस है। बाकी जिनका इकोनॉमिक रूप से कमजोरी है उनके लिए भी विशेष ध्यान है संस्था में। और दोस्तों आप लोगों को भी पीजीटी में कुछ इंपॉर्टेंट सलाह चाहिए, 91 98 120 630 पर व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा, हम आपको जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये समाजशास्त्र, ये उत्तर लेखन पर हमारा बैच चला हुआ है। 2010 से 20 तक मैं संपूर्ण उत्तर लेखन पर क्लासेस दे रहा हूं, आप लोग इसका भी लाभ उठा सकते हैं। और 1100 फीस है जिसमें मैं मॉडल उत्तर संपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का दूंगा। और ये इतिहास वैकल्पिक विषय का सत्यम सर का बैच स्टार्ट है और इनका संदेश है अब गरीबी नहीं बनेगी, सपनों के सच होने बादल। जो भी इतिहास वैकल्पिक विषय आईएएस पीसीएस में लेना चाहते हैं तो वो बिल्कुल जुड़े। ठीक है, अब हम आते हैं 10वें प्रश्न। तो 10वें प्रश्न में दिया गया है कि राज्य के स्वरूप के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। जो राज्य का स्वरूप है उस स्वरूप के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। तो आपका दिया है प्रश्न कि राज्य अपने एक साध्य है, राज्य अपने में एक साध्य है। दूसरा दिया है कि राज्य साध्य का एक साधन है। तीसरा दिया है कि राज्य साधन और साध्य दोनों है। और चौथा राज्य न साधन है न साध्य है। तो अब विकल्प का चयन आपको करना है, देखते हैं कौन चयन करता है। सभी चारों में से देखते हैं कौन सही है, जल्दी से सभी लोग बताएं, सभी लोग कमेंट करें। राज्य के स्वरूप के बारे में निम्न में से कौन सही है। राज्य अपने एक साध्य है, राज्य साध्य का एक साधन है, कि राज्य साधन और साध्य दोनों है, कि राज्य न साधन है न साध्य। जल्दी से सभी लोग कमेंट करें, जल्दी से सभी लोग कमेंट करें। सभी लोग 10वें प्रश्न का सभी लोग कमेंट करें। सभी लोग 10वें प्रश्न का कमेंट करें जोरदार तरीके से।
सभी लोग 10वें प्रश्न का कमेंट करें। चलिए, तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर दिए होंगे, तो मैं आगे चलूं। चलिए मैं बताता हूं। तो 10वें प्रश्न का सही जवाब है राज्य आपका। दोस्तों देखिए, विद्वानों में मतभेद है, मैं मानता हूं, लेकिन राज्य आपका साध्य और साधन दोनों है। साधन दोनों है, ठीक है। अब दोस्तों जो आदर्शवादी लोग होते हैं, जो आदर्शवादी, ठीक है, वो राज्य को क्या मानते हैं? राज्य को साध्य मानते हैं। वो राज्य को साध्य व मानवीय विवेक की परिणति मानते हैं, ठीक है। राज्य को साध्य व मानवीय विवेक की परिणति मानते हैं कौन? आदर्शवादी। लेकिन दोस्तों जो उदारवादी होते हैं, वह उदारवादी राज्य को क्या मानते हैं? साधन मानते हैं। वो राज्य को साधन मानते हैं। तो ये विद्वानों में मतभेद है, विचारधाराओं में साधन, ठीक है। तो मतभेद है, लेकिन राज्य साध्य और साधन दोनों है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 10वें का सी जवाब सही है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आदर्शवादी राज्य को साध्य मानते हैं, लेकिन उदारवादी राज्य को साधन मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे 10वां 11वां, राज्य के सावयव सिद्धांत ऑर्गेनिक थ्योरी के समर्थक हैं। मार्क्स और एंजल्स हैं कि हॉब्स और लॉक है कि रूसो और ग्राम्सी है कि ब्लंसली और हर्बर्ट स्पेंसर है। आपके बीच में 11वां बहुत शानदार प्रश्न आपके बीच में, देखते हैं कि कौन इसका सही जवाब देता है। 11वां, राज्य के सावयव सिद्धांत के समर्थक हैं। मार्क्स और एंजल्स हैं कि हॉब्स और लॉक है कि रूसो और ग्राम्सी है कि ब्लंसली और हर्बर्ट स्पेंसर है। 11वें प्रश्न का सभी लोग जवाब दें, सभी लोग, चलिए सभी लोग जवाब दें। राज्य के सावयव सिद्धांत के समर्थक हैं, सभी लोग जवाब दें, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दें। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दें। राज्य के सावयव सिद्धांत के समर्थक हैं मार्क्स और एंजल्स की, हॉब्स और लॉक, रूसो और ग्राम्सी की, ब्लंसली। मैं एक मैसेज कर देता हूं, आप लोग जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब दें, एक मैसेज कर देता हूं। सभी लोग जवाब दें। सभी लोग जवाब दें। सभी लोग जवाब दें इस प्रश्न का। चलिए, राज्य के सावयव सिद्धांत ऑर्गेनिक थ्योरी के समर्थक हैं मार्क्स और एंजल्स, हॉब्स और लॉक, रूसो और ग्राम्सी, ब्लंसली और हर्बर्ट स्पेंसर। तो दोस्तों 11वें प्रश्न का आपका सही जवाब कौन है? तो ब्लंसली और हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये डी ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। और आपको मैं बता देता हूं, तो दोस्तों सावयव सिद्धांत, कौन सिद्धांत? तो आपके सावयव सिद्धांत राज्य को, ये राज्य को शरीर रूप माना गया है, शरीर रूप माना गया है। अर्थात जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, अर्थात जिस प्रकार शरीर के क्या होते हैं, विभिन्न अंग होते हैं ना, तो शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार शरीर के क्या होते, विभिन्न अंग होते हैं, और वह उनसे
मिलकर बना है, उसी प्रकार कौन, उसी प्रकार जो राज्य है, उसी प्रकार राज्य के विभिन्न अंग होते हैं, राज्य के विभिन्न अंग होते हैं और वह उनसे मिलकर बनता है, उनसे मिलकर बनता है। और इस विचार के प्रबल समर्थक में ब्लंसली और हर्बर्ट स्पेंसर माने जाते हैं। तो दोस्तों सावयव सिद्धांत आपका एक शब्द आया, तो अब आपको मीनिंग पता चल गया। लिखा गया था कि राज्य के सावयव सिद्धांत के समर्थक हैं, तो मार्क्स और एंजल्स तो बिल्कुल नहीं है, हॉब्स और लॉक्स नहीं है, रूसो ग्रामसी नहीं है, ब्लंसली और हर्बर्ट स्पेंसर। अब ये सावयव सिद्धांत क्या है, तो जैसे राज्य को शरीर रूप माना गया कि राज्य एक शरीर की तरह है, ठीक है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, ठीक है, आप देखते हैं शरीर के विभिन्न अंग, शरीर के विभिन्न प्रारूप होते हैं और वह उन्हीं अंगों से मिलकर बना है। उसी प्रकार राज्य के भी विभिन्न अंग होते हैं और वह उनसे मिलकर क्या बनता है, ठीक है। तो विभिन्न अंग, जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे बॉडी है तो हाथ, पैर, नाक, मुंह सब चीजों से मिलकर बना, वैसे राज्य है, ठीक है। अब आते हैं 12वें प्रश्न में। किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? बहुत शानदार प्रश्न आपके बीच में, और आप लोगों को बताना है कि कौन ऐसे विद्वान है जिन्होंने कहा कि राज्य के आधार शक्ति नहीं इच्छा है। सभी लोग बताना, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। क्या यह एल.डी. वाइट है, क्या यह बेंथम है, क्या यह टी.एच. ग्रीन है, क्या यह जे.एस. मिल है? तो 12वें प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। जल्दी से सभी लोग जवाब दें, सभी लोग जवाब दें। तो नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, सभी लोग जवाब दें। 12वां प्रश्न आपके बीच में बहुत अच्छा प्रश्न है। किसने कहा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? एल.डी. वाइट थे कि बेंथम थे कि टी.एस. ग्रीन थे कि जे.एस. मिल थे? आपके बीच में बहुत शानदार प्रश्न है और इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। आपके पास समय भी है, 1 मिनट मैं देख रहा हूं टाइम, और उस टाइम को आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो किसने कहा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? इसके बाद आपका बहुत शानदार प्रश्न आपके बीच में आने वाला है और मैं उस प्रश्न का इंतजार भी कर रहा था। तो जल्दी से आप 12वें प्रश्न का जवाब दें कि किसने कहा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? जल्दी जवाब दें। मैं आप लोगों को कमेंट देखूंगा और आप लोग एकदम और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि क्या सौर एकेडमी अब आप लोगों को आगे और क्लासेस देता रहे। दूसरी चीज, आप लोगों का भी कर्तव्य है, अगर हम अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ चलेंगे, आप लोगों को एग्जाम में हेल्प कराएंगे, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी खूब ढेर सारा शेयर सब्सक्राइब कराएं। किसने कहा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? ठीक है, तो अब मैं बताता हूं कि यह जो है आपके टी.एच. ग्रीन साहब हैं, टी.एच. ग्रीन साहब हैं, जिन्होंने कहा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। याद रखिएगा, टी.एच. ग्रीन साहब की अभी आप लोगों को मैं आगे और क्वेश्चन कराऊंगा स्वतंत्रता पे, तो और आपको मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, निम्न में से कौन इंग्लैंड में लेजेस फेयर सिद्धांत, ठीक है, लेजेस, ठीक है, इसको अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहते हैं, लेजेस फेयर, ठीक है, लेजेस फेयर। प्रश्न है, निम्न में से कौन इंग्लैंड में लेजेस फेयर सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं था? बहुत शानदार प्रश्न। 13वां प्रश्न आपके बीच में बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आपके बीच में आया है, लेकिन आप लोग इसको प्रतिपादक था कर दे, नहीं हटा, ठीक है। चलिए
सभी लोग जवाब दे। निम्न में से कौन इंग्लैंड में लेजर फेयर सिद्धांत का प्रतिपादक था? एडम स्मिथ थे कि टी.एस. ग्रीन थे कि जेरमी बेंथम थे कि जेम्स मिल थे? ठीक है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं सभी लोग, सभी लोग कमेंट करके बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन इंग्लैंड में लेजर फेयर सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं, प्रतिपादक था, नहीं हटा दिया, प्रतिपादक था। जल्दी से जवाब दे। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, सभी लोग जवाब दे एकदम अच्छे तरीके से, सभी लोग जवाब दे। चलिए, तो अब मैं इसको सॉल्व करा देता हूं। चल, तो आप लोग कमेंट कर चुके हैं, सभी लोग सॉल्व करा दिया जाए। सभी लोग कमेंट कर दिए होंगे, सॉल्व कराते हैं एकदम अच्छे से। चल, तो दोस्तों निम्न में से कौन, पहली चीज तो लेजर स्फीयर का मतलब अहस्तक्षेप, अहस्तक्षेप का सिद्धांत करते हैं, ये चीज आपको पता चल गया। ठीक है, तो इसके तहत राज्य को क्या होता है, व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना, मतलब कि एक प्रकार से कहिए लेट देम फ्री, लेट देम फ्री मतलब किन्हें फ्री कर दो, तो लेट देम फ्री किन्हें, उद्यमियों को, व्यक्ति को। राज्य बहुत कम हस्तक्षेप करे और व्यक्ति अच्छे तरीके से अपना क्या करे, कार्य कर सके। ठीक है, तो व्यक्ति के कार्यों में राज्य को बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, वह आगे बढ़ जाएगा। तो ये आपके एडम स्मिथ साहब ने दिया था। और हस्तक्षेप का सिद्धांत मतलब कि किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप राज्य व्यक्तियों को न दे, ताकि व्यक्ति के कार्यों में न करे, ताकि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से विकास कर सके। ठीक है, तो ये एडम स्मिथ ने दिया। इनकी पुस्तक है, बहुत शानदार पुस्तक है, द वेल्थ ऑफ नेशन। हो सकता है पूछ ले, तो याद रखिए वेल्थ ऑफ नेशन, अर्थशास्त्र के पितामह भी कहलाते हैं। चलिए, लेजर स्फीयर का अभिप्राय क्या है? ठीक है, लेजर स्फीयर का अभिप्राय क्या है? क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य, समाजवाद, कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दे, इनमें से सभी। अब इसमें आपका जवाब गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, सभी लोग जवाब दें, सभी लोग जवाब दें। इसके बाद आप लोगों का एक लास्ट प्रश्न करा देते हैं, आप लोग भी फ्री हो जाएंगे। तब तक आप लोग खूब ढेर सारा शेयर कर दीजिएगा, शेयर करने में कमी न करिएगा। आप लोगों को मैं और अच्छे अच्छे प्रश्न लाऊंगा। ठीक है, सभी लोग एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करो और एग्जाम निकालो, मुझे भी बड़ी खुशी होगी आप लोग जब कमेंट करेंगे कि आई एम वोन द मैच। चल, इस प्रश्न का सभी लोग जवाब दो, और दे सकते हो, मैंने करा भी दिया हूं तो आराम से दे दोगे। ठीक है, चल, लेजर स्फीयर क्या अभिप्राय है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का, समाजवाद की, व्यक्ति को अकेला छोड़ दे, इनमें से सभी। सभी बहुत अच्छा। इसके बाद आपका एक लास्ट प्रश्न करा देंगे, तो आपका 15 प्रश्न एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप लोगों का 15 या 20 ऐसे प्रश्नों को मैं कराता जाऊंगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से। और आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि स्पीड को लेकर अपना कमेंट बता दीजिएगा। जिसमें बहुमत होगा तो मैं उन चीजों को कर लूंगा। ठीक है, उनको फॉलो कर लूंगा। देखिए, आप की संतुष्टि के लिए मैं क्लास ले रहा हूं, है ना, अपनी संतुष्टि के लिए नहीं, आपकी संतुष्टि के लिए। तो आप संतुष्ट हैं तो मजा आएगा। चलिए दोस्तों, लेजर स्फीयर आपको मैंने बताया कि अहस्तक्षेप सिद्धांत, और अहस्तक्षेप सिद्धांत इसको आपके एडम स्मिथ साहब ने दिया था, जो अर्थशास्त्र के पितामह कहलाते हैं। एडम स्मिथ साहब वो राज्यों के बार बार हस्तक्षेप को लेकर बड़े चिंतित थे कि क्या बार बार हस्तक्षेप कर रहे हो, व्यक्ति को विकास करने दो, लेट देम फ्री, किन्हें, कैपिटलिज्म को, उद्यमी को अब फ्री कर दो, विकास करने दो। आप कुछ ही चीजों में हस्तक्षेप करो, चलो ठीक है, आप हर एक चीज में थोड़ी ना, तो लेट देम फ्री। एडम स्मिथ साहब ने ये हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया। इसी कारण इनको पूंजीवाद का, अर्थव्यवस्था का भी जनक माना जाता है, अर्थशास्त्र के अलावा, है ना। तो हस्तक्षेप सिद्धांत अर्थात कि व्यक्ति को छोड़ दीजिए अकेला, ताकि वह
अपना कार्य कर सकते, राज हस्तक्षेप ना करे बार बार, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब आपके बीच में एक लास्ट प्रश्न आ रहा है 15वां, तो यह प्रश्न बहुत शानदार है आपके बीच में, सभी लोग इस प्रश्न का बता रहे हैं जवाब। अरे वाह, बहुत शानदार जवाब। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? बहुत सुंदर प्रश्न है, और आपको बता दें कि बड़े आदर्शवादी विचारक थे। आप बता दीजिए आप लोग कि क्या प्रश्न का सही जवाब है। एपी फॉलेट है, हीगल साहब है, कि प्लेटो है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्दी जवाब दीजिए, थोड़ा हिंट दे दिया हूं ताकि आप लोग गलत न करें। तो बहुत शानदार प्रश्न है, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, कथन किसका है? आपके बीच में बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग जवाब दीजिए। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ईश्वर ईश्वर का रूप दे रहे हैं ना। एपी फॉलेट, की हीगल साहब, की प्लेटो, की उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। बहुत शानदार प्रश्न आपके बीच में आया है, एकदम दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ जवाब दीजिए। और जो आपने कार्य किए हैं उस कार्यों में मैं अब आपका बहुत शानदार तरीके से कार्य करूंगा। बस आप लोग बिकम ए गोल एंड हिट द गोल। बस बड़ा है लक्ष्य, उसको अब भेदना है बस, ठीक है। एकदम निशाने पे तीर चलाना है, फिर देखते हैं। और आप लोग स्वतंत्र रूप से एकदम कमेंट करिए। सौर एकेडमी को आप बढ़ाएं, हम आपको बढ़ाते हैं, ठीक है। इस नारे के साथ आगे चलते हैं। चलिए, और दोस्तों, कभी भी कोई भी संस्था आगे बढ़ता है तो वो स्टूडेंट के कारण बढ़ता है, उसके सामर्थ्य, उसके कार्य पद्धति के कारण आगे बढ़ता है। तो आपका जो पावर है अगर हमें मिलेगा तो हम बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। तो आप और मैं हमेशा आपके हित का जरूर ध्यान में रखूंगा, आपके हितों का किसी भी प्रकार का दमन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इस प्रश्न का 15वें प्रश्न का सही जवाब है आपका, एक जर्मन आदर्शवादी विचारक है, जर्मनी के थे, जर्मन आदर्शवादी विचारक, और उनका नाम क्या है? हीगल साहब। कौन? हीगल साहब। इन्होंने क्या हुआ कि राज्य को आध्यात्मिक स्वरूप दिया। राज्य को क्या किया? आध्यात्मिक स्वरूप दिया, आध्यात्मिक स्वरूप दे दिया, ठीक है। राज्य को इन्होंने आध्यात्मिक स्वरूप देते हुए दिया और उसे आत्मा की अभिव्यक्ति माना। किसका? उसे आत्मा की अभिव्यक्ति माना, ठीक है, कि अभिव्यक्ति माना। किसने? ये आपके हीगल साहब। और हीगल साहब का एक और कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है ना। तो ये भी कथन आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कमेंट देकर, तो याद रखिएगा, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है ना। तो ये लग रहा है ना कि राज्य को उन्होंने एक आध्यात्मिक स्वरूप दे रहे हैं और उसे आत्मा की अभिव्यक्ति मानते हैं ना। ये जर्मन विचारक थे। तो 15वें प्रश्न का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आप लोग इतने प्रश्न आज हल कर लीजिए, फिर आगे मैं और भी आपको देता रहूंगा। और बस आप लोग अपना जो एक ताकत है उसको दिखा दीजिए, फिर उसके बाद हम जरूर आज आप लोग अच्छे से लाइव लर्नर लाइएगा। शेयर, उस वीडियो देखने के बाद भी शेयर करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, हम आपको क्लासेस देते रहेंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।